नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। न्यूज 18 इंडिया की बातचात लगातार कायम है सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए। देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बना हुआ है और हम पर इस तरह भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बड़ी खबर इस वक्त की रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी। यूक्रेन युद्ध में तबाही की दूसरी किस्त शुरू हो सकती है क्योंकि क्रेमलिन के प्रवक्ता ने एक बड़ी चेतावनी दी है। जी हां, दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि जिस तरह से पश्चिमी मुल्क से पश्चिमी यूक्रेन को तमाम तरह के घातक हथियारों से वो लैस करा रहे हैं, मुहैया करा रहे हैं, ये आने वाले समय में एक नए लेवल की जंग देखेंगे। यानी ये कि अब रूस आने वाले वक्त में यूक्रेन पर और बड़े हमले कर सकता है। और इतना ही नहीं, ये चेतावनी नेटो और अमेरिका को भी है कि अगर इसी तरह वो यूक्रेन की मदद करते रहे तो इसके घातक परिणाम सामने आएंगे। महायुद्ध में महाविनाश का काउंटडाउन। नाटो के हथियार से तबाही की दूसरी किश्त। जंग में जेलेंस्की ने लिया नया प्रण। यूक्रेन युद्ध को 1 साल होने वाले हैं, लेकिन जंग जैसे जैसे खिंच रहा है ऐसा लगता है कि पुतिन की सेना को डर लगने लगा है। उन्हें खौफ सता रहा है कि अमेरिका और नाटो से मिलने वाली सैन्य मदद कहीं उनके लिए आखिरी युद्ध न साबित हो जाए। महातबाही की आशंका को जाहिर करता सबसे ताजा बयान क्रेमलिन से आया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि जिस तरह से पश्चिमी मुल्क यूक्रेन को तमाम तरह के घातक हथियारों से लैस कर रहे हैं तो वो आने वाले समय में एक नए लेवल की जंग देखेंगे। इसका साफ मतलब है कि जंग के मोर्चे पर अब तबाही की दूसरी सबसे बड़ी किश्त शुरू होने वाली है, क्योंकि अमेरिका समेत नाटो और यूरोपियन यूनियन के सदस्य मुल्क लगातार यूक्रेन को हथियार की नई खेप से लैस करने का ऐलान कर चुके हैं। मतलब यूक्रेन युद्ध में अब न सिर्फ जमीन से युद्ध होगी, आशंका है कि आसमान और समंदर से भी तबाही की मिसाइलें एक के बाद एक गिरेंगी, क्योंकि यूक्रेन को घातक टैंक, आर्टिलरी और एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत मिलने वाली है। अमेरिका से यूक्रेन को पैट्रियट सिस्टम मिलने वाला है। जर्मनी और द नेदरलैंड्स भी पैट्रियट सिस्टम देंगे। ब्रिटेन से यूक्रेन में चैलेंजर टैंक की खेप पहुंचने वाली है। पोलैंड से यूक्रेन को लेपर्ड टैंक मिलने वाला है, जबकि लिथुआनिया ने एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम देने का ऐलान किया है। महातबाही की चेतावनी के साथ क्रेमलिन का बयान ऐसे समय में आया है जब यूक्रेन के जवान अमेरिका में पैट्रियट सिस्टम की ट्रेनिंग ले रहे हैं और द नीदरलैंड्स भी पैट्रियट की 2 बैटरी देने वाला है, जिसके लिए 200 यूक्रेनी जवानों को ट्रेनिंग देने की बात कह चुका है। ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत ने दावा किया कि जल्दी ही यूक्रेन के सैनिकों को चैलेंजर टैंक के इस्तेमाल की ट्रेनिंग मिलने वाली है। मतलब पुतिन के खिलाफ जेलेंस्की की फौज नए लेवल पर तैयारी कर रही है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में अब तक ना ही पुतिन को जीत मिल पाई है और न ही जेलेंस्की ने अभी जंग में हार मानी है। लेकिन जंग में दोनों तरफ से दागी जा रही मिसाइलों से तबाही भरपूर हो रही है। इस बीच जेलेंस्की चीख चीख कर अमेरिका और नाटो देशों से हथियारों की मांग कर रहे हैं और अब लगता है जेलेंस्की की सारी डिमांड 2023 में पूरी होने वाली है। जर्मनी में एक ऐसी मीटिंग हो रही है जिसने तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा लिख दी है, क्योंकि रूस के खिलाफ 50 देशों ने मोर्चा खोल दिया है। दावा यह किया जा रहा है कि आधी दुनिया से रूस की जंग पक्की हो गई है। और अब यही वजह है कि नेटो के वॉर रूम से अब रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है।
अंदाजा लगाइए, जब 50 देशों के हथियार रूस पर जबरदस्त हमला करेंगे तो फिर राष्ट्रपति पुतिन क्या करेंगे? जरा अंदाजा लगाइए, 11 देशों के घातक हथियार जब रूस पर ब्रह्मास्त्र बनकर टूट पड़ेंगे तो रूस की फौज क्या करेगी? क्या वाकई में रूस के खिलाफ अब आधी दुनिया हमला करने जा रही है? क्या वाकई में 30 देशों से बना नेटो रूस के वजूद को खत्म कर देना चाहता है? क्या यूक्रेन को जीतने के लिए अब अमेरिका पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंकने जा रहा है? 24 फरवरी 2022 से शुरू हुई रूस और यूक्रेन की जंग अब उस दौर में पहुंच चुकी है जहां सामने साक्षात कयामत दिख रही है। लगभग 11 महीने की जंग में ना अभी तक रूस जीत पाया है और ना ही यूक्रेन रूस को हरा पाया है। लेकिन इतना जरूर है कि नए साल में पुतिन के रूस ने यूक्रेन पर जिस तरह से बेहद घातक और खौफनाक हमले किए हैं, उसने यूक्रेन को कब्रिस्तान बना दिया है। यूक्रेन की तबाही और बर्बादी की तस्वीरें देखने के बाद अब यूक्रेन को बचाने के लिए 30 देशों से बना नेटो, अमेरिका और ब्रिटेन समेत 50 देश रूस के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि या तो यूक्रेन पर रूस का कब्जा होगा या फिर पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में तबाह हो जाएगी। रूस ने तो साफ कह दिया है कि अगर नेटो, अमेरिका या यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को घातक हथियार दिए तो फिर दुनिया परमाणु जंग के लिए तैयार रहे। रूस का साफ कहना है कि ये युद्ध तभी रुकेगा जब रूस जंग जीतेगा। Она когда-то эта война закончится, мы все равно отстоим свою правду. Но как дальше жить, я пока не представляю себе. Все будет зависеть от того, какие выводы сделает Европа. जंग में भले ही रूस के 1,17,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि रूस की मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई है। जबकि रूस की रॉकेट आर्मी ने इतने जबरदस्त हमले किए हैं कि यूक्रेन के 13 शहर रूस के हमलों में शमशान बन चुके हैं। जबकि रूस की टैंक ब्रिगेड एक-एक शहर, गांव और कस्बों को तबाह करते हुए आगे बढ़ रही है। रूस के टैंकों ने सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन को पहुंचाया है। हालात ये हैं कि यूक्रेन के टैंक तबाह होते जा रहे हैं और रूस के टैंक हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने तो साफ कहा है कि अगर अमेरिका और नेटो ने तुरंत यूक्रेन को टैंक नहीं दिए तो यूक्रेन बर्बाद हो जाएगा। ज़ेलेंस्की का साफ कहना है कि ये जंग सिर्फ दावों और बातों की हवाबाजी से नहीं जीती जा सकती। यूक्रेन को भारी हथियारों की सख्त जरूरत है। Можемо виїжджати на тільки на мотивованості, на моралі. Ні. Це просто слова, ви знаєте, це просто зайва риторика. Є конкретні речі, від чого залежить стійкість на полі бою. І ці конкретні речі ми очікуємо. Я ще раз можу подякувати за допомогу нашим партнерам, але при цьому, знаєте, є такі моменти, коли, не треба вагатися або не треба порівнюватись. Коли ти кажеш, я дам, наприклад, танки, якщо хтось інший також дасть танки. और कई देशों की इतनी घेरेबंदी के बावजूद रूस के एक के बाद एक हमले यूक्रेन पर लगातार जारी है और इसका नतीजा है कि यूक्रेन अब घुटनों पर आता दिखाई देने लगा है। जी हाँ, वहीं अगर नेटो की बात करें तो अब रूस के खिलाफ बड़े कदम उठाने को मजबूर हो रहा है। तुरंत सैन्य सहायता देने के लिए अब 11 देशों ने यूक्रेन को भारी हथियार देने का भी ऐलान कर दिया है। जंग में थकते, हारते और तड़पते यूक्रेन की हालत देखकर नेटो घबरा गया है। अमेरिका चकरा गया है, जबकि यूरोपीय देश हैरान हैं कि आखिर हारता हुआ रूस अचानक कैसे जंग जीतने लगा है। सोलेदार के बाद बख्मुत पर रूस की फौज यमराज बनकर टूट पड़ी। निप्रो पर X-22 मिसाइल के 57 हमलों ने तो यूक्रेन में रूस का खौफ पैदा कर दिया है। 14 января. И вот квартиру, когда я вам показывала, что было все в стеклах, вот эта иконка вот так вот сложена, она вся в крови, она вот лежала вот сверху
на всем этом кошмаре. Откуда она вылетела, как она оказалась. Мы ее вот забрали из квартиры. Вот наш такой спаситель, चुदотворец. रूस के इन्हीं घातक हमलों का नतीजा है कि यूक्रेन घुटनों पर आ गया है। वहीं नाटो अब रूस के खिलाफ बड़े कदम उठाने को मजबूर हो रहा है। जर्मनी में 50 देशों की मीटिंग में ये वॉर प्लानिंग की जा रही है कि किस तरह से रूस को यूक्रेन में हराया जाए। हैरानी की बात यह है कि 70 साल के पुतिन के सामने यूक्रेन, नाटो के 30 देश और इसके अलावा 20 देशों ने यूक्रेन को जंग जीतने के लिए अपने हथियारों के जखीरे खोल दिए हैं ताकि हारते यूक्रेन को जिताया जा सके। यूक्रेन को तुरंत सैन्य सहायता देने के लिए 11 देशों ने यूक्रेन को भारी हथियार देने का ऐलान कर दिया है। ये सभी देश चाहते हैं कि रूस ने जिस एस्टोनिया के सैन्य अड्डे पर कब्जा किया है उस पर यूक्रेन दोबारा से कब्जा कर सके। यूक्रेन को 11 में से 9 देश कौन कौन से घातक हथियार देने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि वो 9 देश कौन हैं और कौन से हथियार देने जा रहे हैं। इन 9 देशों में यूके, पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया, डेनमार्क, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, नीदरलैंड और स्लोवाकिया शामिल है। अब जान लीजिए कि कौन से देश यूक्रेन को कौन से घातक हथियार दे रहा है। यूक्रेन को यूके 600 ब्रिमस्टोन मिसाइलें दे रहा है। डेनमार्क 19 फ्रांसीसी सीजर ऑटोमेटिक होवित्जर तोप दे रहा है। एस्टोनिया होवित्जर, गोला बारूद, मिलिट्री वाहन और एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर दे रहा है। लातविया स्टिंगर एयर डिफेंस सिस्टम, 2 हेलीकॉप्टर और ड्रोन देने जा रहा है। लिथुआनिया एंटी एयरक्राफ्ट गन और 2 फाइटर हेलीकॉप्टर देने जा रहा है। पोलैंड 70,000 गोला बारूद के साथ S-60 एंटी एयरक्राफ्ट गन यूक्रेन को देगा। चेक गणराज्य बड़े कैलिबर के गोला बारूद और APCs जैसे घातक हथियार देगा, जबकि नीदरलैंड कौन से घातक हथियार देगा उसका पूरा ब्यौरा नहीं दिया गया है। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन को और 59 ब्रैडली बख्तरबंद वाहन देने का वादा किया है। इसके साथ अमेरिका यूक्रेन को 90 स्ट्राइकर व्हीकल, एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ छोटे बड़े हथियार देने का ऐलान कर रहा है। वहीं रूस के खिलाफ ब्रिटेन सबसे ज्यादा हथियार यूक्रेन को देने में जुटा है। ब्रिटेन के रक्षा सचिव बेल वॉलेस ने चैलेंज 2 मैन बैटल टैंक और दूसरे घातक हथियारों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। Beginning of this week, I announced to Parliament that we will send a squadron of Challenger 2 main battle tanks to Ukraine. We will send at least 3 batteries of AS-90 155 long-range deep-fire artillery. We will send a number of armoured vehicles, including I think it's the Bulldog, which is a variant of the old 432 armoured personnel carrier, thousands of rounds of ammunition, and today I can say we're also going to send another 600 Brimstone missiles. जंग जीतने के लिए कई तरह के रास्ते इख्तियार किए जाते हैं और कहा यह भी जाता है कि अगर आप युद्ध हथियारों से नहीं जीत सकते तो फिर अफवाहों के जरिए उसका सहारा लिया जाता है। ज़ेलेंस्की उसी फॉर्मूले पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शक जताया कि पुतिन की मौत हो चुकी है। लेकिन उधर पुतिन के प्रवक्ता ने ज़ेलेंस्की के इस माइंड गेम को तोड़ दिया और अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। उन्होंने साफ किया कि पुतिन जिंदा हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ऐसे में जबकि अब यह सिर्फ हथियारों की जंग नहीं रह गई है, बल्कि एक दूसरे पर कड़े बयान दिए जा रहे हैं, यहां तक कि दूसरे की जिंदगी पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में ज़ेलेंस्की ने सवाल खड़े कर दिए कि क्या पुतिन वाकई जिंदा हैं भी या नहीं। और ऐसे में अब इस पर पलटवार रूस की ओर से भी हो रहा है। देखिए किस तरीके से प्रोपेगेंडा वॉर इस बीच शुरू हो गया है, दोनों देशों के बीच छिड़ी जंग के बीच। और ऐसे में अब जबकि ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं यूक्रेन की ओर से, खासकर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की बात करें कि पुतिन जो है वो या तो अस्वस्थ है या फिर उनकी मौत हो चुकी है। ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि मोराल कहीं ना कहीं रशिया और रशियन जो ट्रूप्स हैं उनका डाउन कर दिया जाए। लेकिन रशिया भी ऐसे में कहां पीछे हटने वाला था, रशिया भी सामने आया और पुतिन के जिंदा होने की बात कही। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली के कनॉट प्लेस में आग लग गई है। कनॉट प्लेस के एक होटल में आग लगी है।
दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आग किस वजह से लगी है अब तक ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन प्राथमिकता ये है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए और जहां ये आग लगी है आसपास की इमारतों को भी इससे सुरक्षित बचाया जाए। इसी प्राथमिकता के लिए अब दमकल के कर्मचारी लगातार आग बुझाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। तो फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दरअसल उसी होटल की तस्वीर है कनॉट प्लेस के, जहां पर यह आग लगी है। धुएं का गुबार उठा, उसके बाद दमकल विभाग को कॉल किया गया, इन्फॉर्म किया गया। आनंद फानन में 4 दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची और इस आग को बुझाने में जुटी हुई हैं। कनॉट प्लेस के एक होटल में आग लगी हुई है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कर्मचारी वहां पर मौजूद है। मशक्कत हो रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए, क्योंकि साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि इस होटल के आसपास सटे हुए और भी बिल्डिंग्स हैं और भी ऑफिसेस हैं जिनमें आग लगने का खतरा लगातार बना हुआ है। और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक होटल में आग लगी है और आग आखिर किस वजह से लगी ये अब तक नहीं पता चल पाया, लेकिन दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कवायद लगातार जारी है। एक होटल में आग लगी है, लेकिन कोशिश ये है कि इस होटल से ही लगी इमारतों तक ये आग ना फैले, उससे पहले ही इस पर काबू पा लिया जाए। और अब जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो ये कि 8 गाड़ियां इस वक्त मौजूद हैं और आग को बुझाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि बड़ी चुनौती दमकल विभाग के कर्मचारियों के सामने ये होगी कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए, क्योंकि अगर लपटें बढ़ी तो आसपास की जो तमाम इमारतें हैं उन्हें भी अपने जद में ले लेंगी, जिससे कि नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर आग लगी कैसे। आग को लगातार बुझाने की कोशिश की जा रही है। कनॉट प्लेस पॉश इलाका है और ऐसे में ऑफिसेज वहां पर बहुत ज्यादा है और बिल्डिंग में आप साफ तौर पर देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरीके से इस बिल्डिंग के आसपास तमाम ऑफिसेज हैं, तमाम बिल्डिंग्स हैं। ऐसे में ये आग कहीं फैलकर बाकी बिल्डिंग्स को अपनी चपेट में न ले ले, इसकी मशक्कत में, जद्दोजहद में तमाम जो दमकल के कर्मचारी हैं वहां पर जुटे हुए हैं। फिलहाल 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक होटल में आग लगी है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से आग लगने के बाद तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई है। दमकल के कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं। दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। इस आग पर तुरंत काबू पाने की कोशिश की जा रही है। शुरुआती दौर में यह आशंका जाहिर की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट इसकी वजह हो सकती है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी जांच के बाद ही इस पर बयान आए। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे। हमारी सहयोगी प्रियंका लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रियंका, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आग पर काबू पा लिया गया है और आखिर आग लगी किस वजह से, क्या इस बारे में पता चल पाया है? देखिए, अभी इस बारे में तो जानकारी नहीं है कि आग किस वजह से लगी, लेकिन ताज़ा स्थिति क्या है वो तस्वीरें मैं ज़रूर आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि आग बुझाने का काम जो है वो हो चुका है। अब कूल ऑफ की जो पूरी प्रोसेस रहती है उसको किया जा रहा है। डीएफएस के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो तमाम लोग जिन्होंने कॉल की थी वो भी हमारे साथ हैं। सर, कितने बजे का मामला है, क्या कुछ हुआ था? 7 साढ़े 7 बजे आग लगती है। 7:30। आपने फायर की कॉल की? हाँ, मेरे बॉस ने, मैंने बॉस से ही करवाया, अपने बॉस से। मेरे बॉस के ऊपर रहते हैं, उन्होंने कॉल करी 16 नंबर और फायर वाले, तब फिर आ गए। आधे घंटे में सारे आ गए। अच्छा, तो कोई अंदर था तो नहीं उसमें? अंदर जो था वो हमने पहले ही निकाल दिया था। अच्छा, हाँ। तो अंदर कोई नहीं है, नहीं, बस कोई नहीं। जो बिल्डिंग का? हाँ, वही है, अंदर कोई नहीं है, गार्ड वार्ड कोई था नहीं। एक लड़का था, वो मैंने पहले ही निकाल दिया था। ठीक है, तो ये वो शख्स है जिन्होंने ये फायर की पूरी कॉल करवाई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि अब कूलिंग ऑफ का प्रोसेस है वो चल रहा है। आग पर काबू पा लिया गया है और 8 टेंडर यहाँ पर मौके पर मौजूद थे और अभी जो पानी की है मदद से आप जहाँ देख रहे हैं कि धुआं क्योंकि अभी कई जगहों पर निकल रहा है, ऐसे में उस धुएं पर भी फिलहाल दिल्ली में आज डीजीपी और आईजीपी के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। साइबर क्राइम, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। आज कर्नाटक दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक में शुरू करेंगे बीजेपी का विजय संकल्प अभियान। एक रैली को भी करेंगे संबोधित। ईरान की सेना का हिस्सा आईआरजीसी पर दूसरे देशों में चरमपंथियों की मदद के भी आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि इन्हीं वजहों से यूरोपियन यूनियन इसे आतंकी संगठन घोषित करने की तैयारी कर रही है। और इधर यूक्रेन युद्ध की वजह से बढ़ते तनाव के बीच रूस का जहाज अमेरिका के हवाई के पास देखे जाने के बाद अब रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने रूसी जहाज का एक वीडियो भी ट्विटर के जरिए साझा किया, जो प्रशांत महासागर में मौजूद हवाई के द्वीपों के बेहद करीब पहुंच गया था। और जैसे ही अमेरिकी कोस्ट गार्ड के जवानों को इस बात का पता चला, उन्होंने रेड अलर्ट जारी कर दिया। मतलब ये कि रूसी जहाज पर सभी अमेरिकी एजेंसियां अलर्ट हो गई, क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद से ही अमेरिका और रूस एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भा रहे हैं। पुतिन की लाख आंखें दिखाने के बाद भी अमेरिका जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन का सहारा बनकर खड़ा है। और अब तो वो ऐसे हथियार भी यूक्रेन को दे रहा है जो रूस के लिए काल साबित हो सकते हैं। इसी वजह से रूस और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है और ऐसे ही तनाव के बीच रूस का जहाज अमेरिका के हवाई के पास देखा गया।
जिसके बाद अमेरिका पूरी तरह चौकन्ना हो गया। उसके कोस्ट गार्ड के जवानों ने रूसी जहाज पर अपनी नजर टिका दी। हालांकि अमेरिका के मुताबिक ये रूस का एक सामान्य मिलिट्री जहाज था, कोई भी जंगी जहाज नहीं, और इसी वजह से उसके खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया, क्योंकि अमेरिका के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से सेना के सामान्य जहाज उसके इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन से होकर आ और जा सकते हैं। लेकिन फिर भी रूस के जहाज से अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने अपनी निगाह नहीं हटाई, क्योंकि ऐसी आशंका जताई गई कि रूसी जहाज को हवाई में मौजूद अमेरिकी सेना के कई बेसों की खुफिया जानकारी जुटाने के लिए भेजा गया था। अमेरिका के हवाई में 1-2 नहीं बल्कि कुल 11 मिलिट्री बेस मौजूद है। इनमें उसकी नौसेना का बेस पर्ल हार्बर शामिल है, जबकि अमेरिकी वायुसेना का बड़ा बेस हिकम भी वहीं है। इसी वजह से अमेरिका ने रूसी जहाज को हवाई के द्वीपों के पास से गुजरता देख रेड अलर्ट जारी कर दिया। इधर न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही फ्लाइट में महिला यात्री से बदसलूकी के मामले में एयर इंडिया पर डीजीसीए ने 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही उस फ्लाइट के पायलट का लाइसेंस भी 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। यही नहीं, विमान के डायरेक्टर को भी 3 लाख का जुर्माना भरना होगा। 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही उड़ान में ये घटना हुई थी और इसी मामले में आरोपी शंकर मिश्रा जेल में है। उधर अजरबैजान से तनाव के बीच आर्मेनिया के सैन्य अड्डे में आग लग गई, जिसमें 14 सैनिकों के जिंदा जलने की खबर आई है। इस मामले में आर्मेनिया की सेना के एक सीनियर अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया है। क्योंकि आर्मेनिया के पूर्वी हिस्से में हुआ ये अग्निकांड मामूली नहीं था। इसमें आर्मेनिया के 15 सैनिक जिंदा जल गए, 7 जख्मी हुए, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। इस मामले में आर्मेनिया की सरकार सख्त है। वहाँ के रक्षा मंत्री का कहना है कि आग स्टोव जलाते हुए लगी, यानी मामला लापरवाही का बना, जिसकी वजह से आर्मेनिया की सेना के एक बड़े सैनिक को बर्खास्त होना पड़ा। लेकिन जांच अब भी लगातार जारी है, क्योंकि दाल में काला हो सकता है। जिसकी सबसे बड़ी वजह है सैन्य अड्डे का पूर्वी आर्मेनिया में होना, क्योंकि पूर्वी आर्मेनिया का ये इलाका अजरबैजान की सीमा से लगता है और नारगोनो काराबाग की वजह से आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग होती रहती है। 2020 में तो दोनों देशों ने 6 हफ्ते तक जंग भी लड़ी थी और बाद में सैन्य समझौता होने के बाद जंग रुकी, लेकिन दुश्मनी की चिंगारी सुलगती रही, जो समय समय पर आग बनकर निकलती है। और इसी वजह से आर्मेनिया के सैन्य अड्डे में लगी आग की जांच हो रही है, क्योंकि हो सकता है कि आग लापरवाही से नहीं बल्कि दुश्मन की किसी चाल की वजह से लगी हो। इधर सुप्रीम कोर्ट से जातिगत जनगणना के फैसले पर बिहार सरकार को राहत मिल गई। कोर्ट ने उन सभी 3 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिनमें इस फैसले को चुनौती दी गई थी और याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने का सुझाव दिया। साथ ही इन पीआईएल को पब्लिसिटी का जरिया बताते हुए फटकार भी लगाई। बिहार में 7 जनवरी से जातिगत जनगणना शुरू हुई है, जिससे जुड़ा नोटिफिकेशन पिछले साल जारी किया गया था, जिसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताते हुए चुनौती दी गई थी। इस बीच यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की सप्लाई पर रूस ने पश्चिमी देशों को धमकी दे डाली। खबर है कि आने वाले हफ्ते में अमेरिका यूक्रेन को जमीन से दागे जाने वाले स्मॉल डायमीटर बॉम्ब देने का ऐलान कर सकता है। और ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश यूक्रेन की अपने एक से एक हथियार देकर मदद करते आए हैं। यही वजह है कि यूक्रेन जंग में मैदान में पुतिन की फौज के सामने उसी मजबूती से खड़ा है जैसे 11 महीने पहले खड़ा था। ऐसे में पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पश्चिमी देशों को धमकी दे डाली कि अगर वो यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार देंगे तो रूसी फौज यूक्रेन पर हमले बढ़ा देगी। और उन्होंने ये भी साफ कहा कि अमेरिका या कोई भी नेटो देश यूक्रेन को कितने भी हथियार दे दे, रूस उन्हें नष्ट कर देगा। इसके बावजूद अमेरिका ने यूक्रेन की सेना की मदद बढ़ाने के लिए अपने एक एयरबेस पर बैठक की और ये रणनीति तैयार की कि आगे किस तरह रूस के खिलाफ जेलेंस्की के सैनिकों को मदद पहुंचाते रहना है। लेकिन रूस भी इतनी आसानी से झुकने को तैयार नहीं। ये बात पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के इस बयान से झलक गई, जिसमें उन्होंने कहा कि रूस को हराना नामुमकिन है। और ये बयान उन खबरों के सामने आने के बाद आया जिसमें कहा गया कि अमेरिका बहुत जल्द यूक्रेन को जमीन से दागे जाने वाले स्मॉल डायमीटर बॉम्ब देने जा रहा है। इस हथियार के जरिए 160 किलोमीटर की रेंज में मौजूद दुश्मन पर हमला बोला जा सकता है। मतलब अगर ये बम यूक्रेन को मिल गया तो आसानी से वो रूस को अपने निशाने पर लेकर भीषण तबाही मचा सकता है। उधर प्रियंका चोपड़ा वोग मैगजीन के ब्रिटिश एडिशन के कवर पेज पर आने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बन गई हैं। साथ ही उन्होंने ब्रिटिश वोग मैगजीन को इंटरव्यू देकर अपने जीवन से जुड़ी कई बातें भी बताई। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में ब्रिटिश वोग मैगजीन के कवर पेज पर छपी प्रियंका चोपड़ा की तस्वीर रही। इस तस्वीर में प्रियंका पीले कपड़ों में नजर आई। इसके अलावा मैगजीन में प्रियंका की और भी कई तस्वीरें छपी। प्रियंका चोपड़ा ब्रिटिश वोग के कवर पेज पर आने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री हैं। इधर जेडीयू नेता गुलाम रसूल के बयान पर बवाल हो गया और उनको अपने सहयोगियों के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया, क्योंकि झारखंड के हजारीबाग में एक कार्यक्रम के दौरान गुलाम रसूल ने भड़काऊ बयान दिया।
जिसके बाद जेडीयू नेताओं के लिए मुश्किल हो गई, क्योंकि नीतीश के पार्टी के नेता और पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल ने खुलेआम भड़काऊ बातें की। अगर मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगी, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। जिसके बाद बीजेपी ही नहीं बल्कि महागठबंधन में जेडीयू की सहयोगी आरजेडी ने भी गुलाम रसूल के बयान की आलोचना की। भाषाई आतंक किसी को भी नहीं फैलाना चाहिए, या यूँ कहें कि नीतीश के अपने उनकी मुश्किल बढ़ा रहे हैं और उनका बीजेपी को हराने का सपना तोड़ने पर उतारू है, क्योंकि जिस भड़काऊ बयान पर आरजेडी ने ही जेडीयू से किनारा कर लिया, उसका बीजेपी को तो फायदा हो ही सकता है। की बड़ी अपडेट आपको बता दें, दिल्ली के कनॉट प्लेस में आग लग गई है। कनॉट प्लेस के एक होटल में आग लगी। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि आग पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक होटल में आग लगी थी और सुबह 7 बजे समय बताया जा रहा है। गनीमत ये रही कि तड़के सुबह होने की वजह से कोई कर्मचारी वहां पर मौजूद नहीं था और वक्त रहते ही होटल को खाली करा लिया गया। लेकिन आनन फानन में फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया गया और उसके बाद दमकल की पहले 4 गाड़ियां, फिर 6 और उसके बाद 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल कूल ऑफ ऑपरेशन चल रहा है, जिससे कि आग दोबारा न धधके, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कनॉट प्लेस में उस बिल्डिंग में जहां पर आग लगी, मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद है और होटल में किस तरीके से आग लगी है, क्योंकि चुनौती दमकल विभाग के कर्मचारियों के पास थी कि आसपास आग न लगे। वतन लौट सकते हैं। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के गवर्नर बलीगुर रहमान ने यह दावा किया और अगर ये दावा सही साबित हुआ तो नवाज शरीफ की वापसी पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में चुनावों से ठीक पहले होगी। लंदन जाने से पहले नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के मामले में 7 साल की जेल हुई थी, लेकिन सजा के दौरान वो लाहौर हाईकोर्ट से जमानत लेकर इलाज के लिए लंदन चले गए थे। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और इजराइल के प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई, जिसमें रूस और ईरान के गठजोड़ की चर्चा हुई और बेंजामिन नेतन्याहू के फिर से प्रधानमंत्री बनने के बाद अब अमेरिका के किसी बड़े अधिकारी की पहली इजराइल यात्रा है, जिसमें दोनों ने रूस और ईरान की बढ़ती दोस्ती पर बात की, क्योंकि ईरान अमेरिका और इजराइल दोनों का दुश्मन है, जो अमेरिका के दुश्मन रूस से करीबी बढ़ाता जा रहा है। क्योंकि कहा जा रहा है कि ईरान मौके का फायदा उठाना चाहता है। न्यूक्लियर कार्यक्रम के मुद्दे पर वो अलग थलग पड़ा था, लेकिन यूक्रेन जंग ने उसे ऐसा मौका दिया जिसे वो कैश कराना चाहता है, क्योंकि मौजूदा हालात में रूस भी कुछ उसी तरह अलग थलग पड़ा हुआ है और इसी मजबूरी ने रूस और ईरान को करीब ला दिया, जिससे अमेरिका और इजराइल का तनाव बढ़ गया और इजराइल और ईरान की दुश्मनी सालों पुरानी है। रही बात ईरान और अमेरिका की, तो वो भी कट्टर दुश्मन है, यानी कि ईरान वो देश है जिसने इजराइल और अमेरिका दोनों का दिमाग खराब कर रखा है, क्योंकि ईरान सीरिया और लेबनान के रास्ते इजराइल को तंग करता है, उसकी सीमा पर अशांति फैलाता है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सॉलिवन ने नेतन्याहू से यही बात की और उनकी इजराइल यात्रा की टाइमिंग को बिल्कुल सही बताया। Today, you come at a special time because we have acute challenges to our security. यानी नेतन्याहू ने जता दिया कि इस समय उन्हें अपने पुराने दोस्त अमेरिका की जरूरत है, क्योंकि ईरान जंग के मूड में है। वो सीरिया में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने की तैयारी कर रहा है, जो इजराइल के लिए खतरे की घंटी है। और अमेरिका के एनएसए ने भी उनकी बात पर हामी भरी है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ईरान मजबूत हुआ और इजराइल कमजोर, तो अमेरिका भी कमजोर हो जाएगा। और इसीलिए जैक सॉलिवन ने दोहराया कि वो किसी कीमत पर ईरान का परमाणु कार्यक्रम शुरू नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने अमेरिका और इजराइल की पक्की दोस्ती की बात करके हर चुनौती से निपटने में उसका साथ देने का भरोसा दिया। Biden, and as you know, his commitment to the state of Israel is bone deep. यानी अमेरिका और इजराइल ने ईरान और रूस की बढ़ती दोस्ती के असर को बेअसर करने का तरीका ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर ईरान ने रूस का भरोसा पूरी तरह जीत लिया तो मुश्किल हो जाएगी। वैसे ही ईरान इन दिनों अपनी सेना की ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है, और अगर उसे रूस की आर्मी का साथ मिल गया तो फिर तो शामत ही आ जाएगी। हालांकि अब तक दोनों ने ऐसा कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन ईरान से आत्मघाती ड्रोन लेकर रूस ने खतरे की घंटी तो बजा दी है। ये वही ड्रोन है जिन्होंने यूक्रेन की नाक में दम कर रखा है, उसकी राजधानी कीव के एक बड़े हिस्से को खंडहर में बदल दिया और कई पावर प्लांट उड़ाकर उसके एक बड़े हिस्से को अंधेरे में डुबो दिया। जिसके बाद खबर उड़ी कि रूस और ईरान के बीच हथियारों का लेन देन बढ़ सकता है, जिसका तोड़ निकालने के लिए इजराइल और अमेरिका ने भी हथियारों का लेन देन बढ़ाने का फैसला किया, क्योंकि खबर है कि इजराइल ने अमेरिका से 25 F-15 लड़ाकू विमान मांगे, वो भी ऐसे समय में जब बाइडेन के एक बड़े अधिकारी इजराइल दौरे पर हैं। इजराइल की मीडिया ने दावा किया कि इस बारे में इजराइल ने अमेरिका को एक चिट्ठी लिखी है, यानी इजराइल को अपनी हवाई सीमाओं की सुरक्षा के लिए अमेरिका की मदद की जरूरत है, क्योंकि उसके उत्तरी बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है। कुछ दिन पहले ही इजराइल ने अपने उत्तरी बॉर्डर पर ड्रिल की थी और नेतन्याहू ने ईरान को उसकी हद याद दिलाई थी
और अब वो अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के पर काटने का प्लान बना रहे हैं। उधर ईरान ने अपनी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकी संगठन घोषित करने से पहले ही यूरोपियन यूनियन को बड़ी चेतावनी दे दी। 2 रोज पहले ही ऐसी खबर आई थी कि यूरोपियन यूनियन इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकी संगठन घोषित करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि यूरोपियन यूनियन कोई ऐसा कदम उठाती, ईरान ने उसे धमकी दे दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने चेतावनी दी कि अगर IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकी संगठन बताने की कोशिश हुई तो अंजाम बुरा होगा। और ईरान के मुताबिक यूरोपियन यूनियन ऐसा करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करेगा। इससे पहले खबर आई थी कि जर्मनी, होलैंड और चेक रिपब्लिक जैसे देश IRGC को आतंकी संगठन घोषित करवाना चाहते हैं, जिसके बाद खबर है कि यूरोपियन यूनियन ने भी ऐसा करने का मन बना लिया। क्योंकि ईरान इन दिनों अमेरिका और ब्रिटेन समेत यूरोप के देशों की भी आंख की किरकिरी बन चुका है और पहले तो उसने यूक्रेन की जंग में रूस को शाहिद 136 ड्रोन देकर मदद की और इसके बाद उस पर अपने देश में हिजाब विरोधी प्रदर्शनों को कुचलने के लिए बेइंतहा जुल्म करने के आरोप लगा दिए, जिसमें उसकी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की बड़ी भूमिका बताई गई। ईरान में पिछले साल सितंबर से ही हिजाब विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं और कहा जा रहा है कि प्रदर्शनों से बौखलाए ईरान ने इसे कुचलने का जिम्मा इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को सौंप दिया, जिसके बाद ये आरोप लगा कि प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए वहां जमकर बर्बरता की गई। प्रदर्शनों को खत्म करवाने के लिए IRGC ने हर हद पार कर दी। इतना ही नहीं, ईरान की सेना का हिस्सा IRGC पर दूसरे देशों में चरमपंथियों की मदद के भी आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि इन्हीं वजहों से यूरोपियन यूनियन इसे आतंकी संगठन घोषित करने की तैयारी कर रही है। और इधर यूक्रेन युद्ध की वजह से बढ़ते तनाव के बीच रूस का जहाज अमेरिका के हवाई के पास देखे जाने के बाद अब रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने रूसी जहाज का एक वीडियो भी ट्विटर के जरिए साझा किया।